Okay, good evening everyone. So once again, starting with previous year's questions with free warm-up course for PCS, right? And our today's topic is about fundamental rights, directive principles, fundamental duties, and some questions from miscellaneous topic, right? Let's see कैसे क्वेश्चन आए हैं और कैसे हम उसको अटेम्प्ट करें. Okay, first of all, there is a brief information for you that our next batch is going to start from 1st February, and this will be a fourth batch, and this is one of the rarest opportunity for PCS aspirants because our posts are huge and we must pull up our socks to prepare for this exam. Right, and you will be getting informative and conceptual oriented classes with multiple choice questions practice in the class itself, and at the same time the warm up course, right, जो आप successfully देख रहे हैं. So without wasting our time, let's move on to question number 1. Okay, this is 2018 question. Our question है, the government has powers under the Essential Commodities Act 1955 to declare a commodity as an essential commodity to ensure its availability to people at fair price. This commodity, the commodities covered under the act include. तो पहले तो आपने ये याद रखना है, 2018 का क्वेश्चन है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हमारी पार्लियामेंट ने 1955 में आया था, जिसका पर्पज़ ये था कि जो सोसाइटी के लिए या लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़, ठीक है, लाइक फूड ग्रेन्स, लाइक टेक्सटाइल, उनकी कोई होर्डिंग ना करे, ठीक है, और जब उनकी स्केर्सिटी होगी तो आप मार्केट में उनको उतारोगे और प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है. तो इसीलिए उन एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर जो एसेंशियल कमोडिटी है किसी भी इंसान के सर्वाइवल के लिए, उनकी होर्डिंग को बैन करता है ये एक्ट, ठीक है. तो इसमें क्वेश्चन आप देख लीजिए. तो पहले तो आपने जान रखा कि एक्ट 1955 का है और इसमें कौन कौन सी कमोडिटीज़ की हैं. पेपर बिल्कुल आता है, इट्स एसेंशियल कमोडिटी एंड वेल इमेजिन, राइट. हैंक yarn मेड होली फ्रॉम कॉटन, यस, कॉटन फैब्रिक जितने भी है इट्स एसेंशियल कमोडिटी. फर्टिलाइजर्स डेफिनेटली एसेंशियल कमोडिटी. पेट्रोलियम इट इज़ ऑल्सो an essential commodity. And fifth is cotton and jute seeds. It means all 1, 2, 3, 4 and 5 all are essential commodities that are covered under the Essential Commodities Act of 1955. So answer is 4. I think this is clear. Let's move on next. 2015 का क्वेश्चन है जी, फंडामेंटल ड्यूटीज. इट इज़, तो आप एसेंशियल कमोडिटीज उसको आप ये कह सकते हो कि ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, आप इसको फंडामेंटल राइट के साथ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज़ आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ. तो आप आर्टिकल 21 का जो राइट टू लाइफ है उसमें एट्रीब्यूट कर सकते हैं. इसलिए मैंने आपको टॉपिक बताया था कि टॉपिक है फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड. 2015 का क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर इनकॉर्पोरेटेड इन द इन इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन. एनीवे, क्वेश्चन ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे संविधान के पार्ट 4A में जो ऐड की गई, इस कमेटी के रिकमेंडेशन से ये कमेटीज़ ऐड की गई. तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ड्यूरिंग एमरजेंसी डेज एक कमेटी सेटअप की गई थी जिसका नाम था सरदार सवन सिंह कमेटी. सरदार सवन सिंह कमेटी रिकमेंडेड सेवरल अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, आपको पता होगा हमारे प्रियम्बल में 3 शब्द जो ऐड किया गया, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, राइट, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज एंड वेरियस अदर अमेंडमेंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सवन सिंह कमेटी. तो आंसर 4 इज क्वेश्चन. ठीक है, तो आपने ये पढ़ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट, इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐड की गई और उसके लिए पार्ट 4A संविधान में ऐड किया गया. एंड एट द सेम टाइम एक न्यू आर्टिकल वॉज इंसर्टेड, आर्टिकल 51A, एंड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड. तो ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको काम आ सकती है नेक्स्ट टाइम, राइट, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा इसमें सरदार सवन सिंह कमेटी ने और क्या क्या रिकमेंड किया था, राइट. एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर पार्ट 4A कौन सा पार्ट ऐड किया गया और आर्टिकल कौन सा ऐड किया. तो दिस इज द एडिशन. नेक्स्ट 2014
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेंशन्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल? Securing a social order for the promotion of welfare of the people, बिल्कुल आर्टिकल 38 में लिखा, 38A एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट, बिल्कुल है जी। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यस बिल्कुल ये है, राइट। इट इज़ आल्सो मेंशन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आगे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन साइंटिफिक लाइन्स, दिस इज आल्सो मेंशन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। Provisions of giving opportunities and facilities the children for their development in a healthy manner, this is also mentioned, ठीक है। चिल्ड्रन के लिए स्पेशल आर्टिकल 38E एंड F ऐड किया गया, तो चिल्ड्रन के बारे में डील करता है, स्टेट की ड्यूटी है। एंड नंबर 4, प्रोविजन फैसिलिटीज टू द एंड प्रोविजन रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रोविजंस रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी, राइट, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, तो वो भी मेंशन है। तो ऑल 4, 1, 2, 3 एंड 4 आर मेंशन्ड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। नेक्स्ट, there is the following statements regarding the right to fair compensation, transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013. It is mandatory to carry out social impact assessment study in consultation with the panchayat, municipality and municipal corporation, correct? The social impact assessment study should be completed within 3 months from the date of its commencement, correct? Public hearing to ascertain the views of affected families for social impact assessment is mandatory. There is no exemption from undertaking social impact assessment study even when the land is proposed to be acquired under. तो हमें सिंपल यहाँ से रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करने का इंडिकेशन है कि there is no exemption from undertaking social impact. When we are discussing in part 1, there is mandatory to carry social impact assessment, so it cannot be contradictory. Hence 1, 2 and 3 are correct and 4 is wrong. तो आप करें 1, it's mandatory to carry out, yes, to the social impact assessment study should be completed within 3. This time limit is not met. So the 1 and 3. Public hearing is to ascertain the views of affected families for social impact, yes, 1 and 3. Second is not correct. So 1 and 3 is the correct answer. Next, 2020. The government of India has constituted National Council for Transgender Persons, okay, NCTP. Which of the following statements are correct about the council? इसकी बैकग्राउंड समझ लिए इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया और क्यों पूछा गया और नेक्स्ट आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन द फेमस नब्ते जोहर केस विच वाज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसमें सेक्शन 377 जो हमारी आईपीसी की थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर इसलिए किया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन, राइट, किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी एंड राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑफ कोर्स राइट टू लाइफ इज गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस बेसिस पे सेक्शन 377 जो उस वक्त की आईपीसी थी उसको रेड डाउन कर दिया हमारी, जिसकी वजह से ट्रांसजेंडर को सिविल यूनियन का राइट मिल गया कि अब ट्रांसजेंडर जिसको जो होमोसेक्सुअल, ठीक है, मैंने जो आप ये कह सकते हो कि जो होमोसेक्सुअल हैं उनको सेक्सुअल एक्ट के लिए कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी उस जजमेंट के बाद, ठीक है, राइट। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दैट जजमेंट, ठीक है, उसके लिए हमारी पार्लियामेंट ने प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट बनाया, ठीक है, 2019 में, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएगी जिसका नाम है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। तो पहले तो ये याद रखना, ठीक है। द काउंसिल विल बी हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इस काउंसिल का जो हेड होता है वो मिनिस्टर, राइट, वो इसका चेयरमैन होता है कौन सा, यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का वो उसका चेयरमैन होता है, और स्टेट का सेम उसका काउंटर पार्ट इसका वाइस चेयरमैन होता है। तो इस एक्ट के अंदर द काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी फाउंड अंडर, ठीक है, फॉर्म्ड अंडर ट्रांसजेंडर पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, बिल्कुल ठीक है। उस जजमेंट के बाद इस एक्ट को बनाया गया, तो बिल्कुल ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। नंबर 3, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल काउंसिल्स फॉर ईच स्टेट विल बी सेट अप अंडर दिस एक्ट टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ ट्रांसजेंडर्स एट ग्रास रूट लेवल, राइट।
So all three statements are correct as per this act and National Councils for Transgender Persons. So 1, 2, and 3, 4 is the correct answer. Next. Okay. राइट टू फेयर कंपनसेशन भी हो गया, ट्रांसजेंडर पर्सन भी हो गया. Then we have 2014 question. Which of the following statement not correct regarding Joint Public Service Commission? Okay. We have a Union Public Service Commission under the Constitution. Okay. As per the provisions of Article 340. Similarly at the state level हमारे पास Constitution में है State Public Service Commission. जैसे हमारे पास पंजाब Public Service Commission. ठीक है. And similarly every state has. But Constitution also provides a possibility कि in case एक स्टेट का कमीशन नहीं है, राइट, रिक्रूटमेंट जो करता है फॉर प्रोविंशियल सिविल सर्विस, तो एक स्टेट का राइट कमीशन जो है वो दूसरी स्टेट का भी जॉइंट कमीशन हो फॉर फुलफिलिंग इट्स ऑब्लिगेशन ऑफ कंडक्टिंग द एग्जाम एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस. मीन्स दैट जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन राइट दो स्टेट का हो सकता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. बिल्कुल करेक्ट है, तो प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे. अ मेंबर ऑफ ए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ए टर्म ऑफ 6 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही enters upon his office or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier. It is 62 years. ये गलत है. It is 62 years. As nearly as many as may be, one half of the members of every public service commission shall be persons who, at the dates of their respective appointments, have held office for at least 10 years of India and under the government of. This is also correct. Member, इसमें उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें से कौन सा गलत है. A member of the Joint Public Service Commission may be, by writing under his hand, addressed to the President, resign himself. So, which of the following is incorrect? A member of a Joint Public for 6 years and 65 years की जगह 62 years होना था. Hence, second statement is incorrect. 2015 का question है जी next. Which of the following state was the first to establish Panchayati Raj system in India? Everyone knows that it is the state of Rajasthan and the district of Rajasthan जहाँ पहली पंचायत सेटअप की गई and it was inaugurated 2nd October 1959 by Pandit Jawaharlal Nehru, then Prime Minister. It was the Nagaur district of Rajasthan. Rajasthan is the correct answer. Number 1 is the correct. Okay, this is all for today. Right, and hereafter similar informative previous questions videos, and I will be seeing you again next time. Thank you so much. Bye bye.